हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर भौतिक विज्ञान का गैसियस अवस्था हम पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को गैसियस अवस्था में गैस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक दाब क्या होता है, क्रांतिक आयतन क्या होता है, मैं सब चीज़ों के बारे में आपको बता चुकी थी, है ना। तो उसके बाद जो हमारा प्रीवियसली जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गैसों का द्रवण कैसे किया जाता है, लिक्विफिकेशन गैसों का कैसे किया जाता है, हमने इसके बारे में बात की थी। जिसके अंदर मैंने आपको जूल थॉमसन इफेक्ट बताया था। जूल थॉमसन इफेक्ट बताने के बाद मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जूल थॉमसन के बेसिस पे 4 मेथड है आप लोगों के पास जिससे हम गैस का लिक्विफिकेशन क्या है कर सकते हैं। और गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल क्यों हो पाया था, क्योंकि क्या होता है कि गैस के मध्य में क्या रहता है, वॉन डेर वाल फोर्सेस रहते हैं, है ना। तो जब आप वॉन डेर वाल फोर्सेस को अप्लाई करते हैं, जब आप उनको फोर्सेस को अप्लाई करते हैं तो उनके बेसिस पे जब फोर्सेस की वजह से हमारी गैसेस में क्या होने लग जाता है, अट्रैक्शन होता है। जब हम दाब को बढ़ाते हैं और ताप को कम करते हैं, है ना, जब हम ताप को बढ़ाएंगे और दाब को कम करेंगे तो हमारी गैसेस में क्या होने लग जाएगा, अट्रैक्शन होने लग जाएगा। और उस अट्रैक्शन की वजह से जो हमारी गैसेस रहती हैं वो क्या होने लग जाएगी, द्रवित होने लग जाएगी, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक दाब क्या होता है, आयतन क्या होता है, सब बताया था। आज हम गैस का द्रवण के अंदर एक मेथड मैं आपको बता चुकी थी, फैराडे विधि मैंने आपको बता दिया था। आज हम आगे की विधियाँ पढ़ेंगे, है ना। तो आज का पहला टॉपिक है वो है आप लोगों के पास गैस का द्रवण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। सेकंड है क्रांतिक घटना तथा वॉन डेर वाल समीकरण। थर्ड है आप लोगों का क्रांतिक स्थिरांकों तथा वॉन डेर वाल स्थिरांकों का परिकलन, उनका कैलकुलेशन हमें करना सीखना है ना। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है गैस का द्रवण। फैराडे विधि मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियसली जो भी हमारा लेक्चर था उसमें। सेकंड है आप लोगों का लिंडे विधि, थर्ड है आपका क्लॉड विधि एंड फोर्थ है आपका अनुचुंबकीय पदार्थों के रुद्रोष्म विचुंबकत्व द्वारा निम्न तापों का उत्पादन, या फिर कह सकती हूँ मैं प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आपका पहला है वो है आप लोगों का, देखो ये लिंडी विधि और ये क्लॉड विधि दोनों अलग अलग विधियां हैं। जो आपका डायग्राम देख रहे हो 3.22 डायग्राम है वो आप लोगों का है लिंडे विधि का, एंड 3.23 जो आप देख रहे हो वो आपका क्लॉड विधि का। देखो इसके अंदर क्या किया जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको बस डायग्राम याद रखना है, आप चीज़ों को अपने आप समझ जाओगे। देखो जो लिंडे विधि है उसमें क्या किया है आप लोगों ने, सबसे पहले जो गैस है उसको पास किया जाता है किस ताप पर, CO2 है, जैसे शुष्क वायु है, और CO2 नहीं है, शुष्क वायु है, नॉर्मल एयर है जिसके अंदर CO2 तथा और भी कोई गैसें मतलब नमी और वो सारी चीज़ें जो है वो एब्सेंट है ना। तो गैस को क्या करते हैं हम, कंप्रेस करते हैं और 200 एटीएम दाब पर इसको हम पाइप में से प्रवाहित करते हैं, है ना। पाइप में से प्रवाहित करने पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम A जो पोर्शन है ना, AB, और आपको दिख रहा है AB जो आपकी जो लाइन दिख रही होगी आपको, ये बहुत कंप्रेस टाइप की इस टाइप की दिख रही होगी, देखना इस तरीके से कंटेनर है, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी, है ना। और इसके अंदर आपको इस तरीके से जाती हुई आपको क्या दिख रही होगी, आपकी A और B दिख रही होगी, है ना। तो सबसे पहले जो वायु है उसको यहाँ से प्रवाहित किया जाता है 200 एटीएम दाब पर, है ना, 200 एटीएम दाब पर, जिसके अंतर की CO2 और नमी जो होती है वो क्या रहती है हमारे पास, एब्सेंट रहती है ना, उसको यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। अब देखो क्या रहता है, आप ध्यान रखिएगा, जब आप गर्म चीज़ों को अगर आप लंबी लंबी ऐसे फैलाएंगे, लंबी लंबी सरफेसेस से घुमाएंगे, तो सरफेस की वजह से, ज़्यादा सरफेस हो जाने की वजह से वो जल्दी से क्या होने लग जाएगी, ठंडी होने लग जाएगी, है ना, ज़्यादा सरफेस की वजह से, तो यहाँ से गुजारा जाता है। और क्या होता है, बाहर की तरफ C लिखा हुआ है ना, वो C क्या है, एक प्रकार से पाइप है, बना नहीं रखा, लेकिन C एक प्रकार से क्या है, पाइप होता है। अब ये पाइप रहता है, इसमें ठंडा पानी घूमता रहता है ना, बना नहीं रखा, C लिख रखा है ओनली, आपके डायग्राम में आप देखोगे तो C में से क्या रहता है, ठंडा पानी घूमता रहता है। अब क्या रहता है, ठंडा पानी रहता है, और ये इस तरीके की पाइप है जिसमें सरफेस ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा सरफेस मतलब समझते हो, देखो कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे एक्सपेरिमेंट तो क्या ही करोगे, तुम चाय पीते हो जनरली, है ना, तो आपने चाय तो क्या रहती है, कप में रहती है, तो इस तरीके से वो कप में रहती है ना हमारे पास। लेकिन अगर हमको जल्दी ठंडा करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक इस तरीके की प्लेट में थोड़ी सी चाय निकाल लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे अब इतना सा एरिया था जिसमें से हमारी जो हीट है बाहर निकल रही थी,
है ना, और चाहे ठंडी हो रही थी, लेकिन अब आपने एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो आपकी हीट इतने सारे एरिया से बाहर निकल रही है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे क्या किया, सरफेस बढ़ा दिया। सरफेस बढ़ा दोगे तो ऊष्मा बाहर जल्दी निकलने लग जाएगी, ज़्यादा सरफेस से निकलने लग जाएगी, और बाहर सी जो पाइप है वो ठंडा पानी उससे गुजर रहा होता है। अब क्या करेंगे, जहाँ तक ये गैस यहाँ जाएगी, फिर जेट में से ही, जेट है यहाँ एक डी जेट लगा हुआ है, वहाँ से ये गैस यहाँ बाहर निकल जाएगी, है ना। फिर उसके बाद इसको वापस से यहाँ प्रक्रम में पाइप है, यहाँ से वापस घुसाएंगे, और बार बार इस प्रक्रम को हम करते रहेंगे, और बार बार हम इस प्रक्रम को तब तक करते रहेंगे कि यहाँ से आई, ठंडी हो गई थोड़ी, फिर वापस गुजरी, फिर वापस से और ठंडी हो गई। इस तरीके से हम इस प्रक्रम को क्या करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि गैस हमें द्रव अवस्था में नहीं मिल जाती, है ना। तो देखो ये रहा आपका डायग्राम, ए से बी जो पाइप है उससे गुजारते हैं, फिर ये जो डी या फिर जे जो आपका कैपिटल जे जो लिखा हुआ है जेट है, उसके अंदर से इसको निकाला जाता है। फिर क्या होता है कि ये गैस जो है वो संपीड़ित हो जाती है। सी जो है वो एक नली है जिसमें से क्या रहता है, मतलब पानी, ठंडा पानी प्रवाहित होता रहता है, और फिर उसके बाद इस तरीके से ये प्रोसेस को क्या करते हैं, हम बार बार करते हैं। तो फिर हमें क्या मिल जाता है, फाइनली हमें क्या मिल जाता है, ठंडी, मतलब एकदम द्रवित अवस्था में गैस मिल जाती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड जो है वो है आपका क्लॉड विधि है। क्लॉड विधि में देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं बहुत अच्छे से डायग्राम नहीं बना रही हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है भी नहीं, तो क्या करते हैं हम क्लॉड विधि में, देखना एक बार, मैं आपको बस समझाने के लिए थोड़ा बहुत बना रही हूँ, है ना, इस तरीके से। और देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। देखिए ये थोड़ा सा गंदा सा डायग्राम है, काम चल जाएगा अपना, है ना। देखो देखो क्या किया है, सबसे पहले आपकी जो वायु है ना, गंदा सा है, मैंने बस समझाने के लिए बनाया है। डायग्राम की खूबसूरती पे फोकस मत करना, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, मैं बनाऊंगी मुझे बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो देखो क्या करते हैं आप, सबसे पहले ना मैंने इनको नामांकित किया है, ना मैंने नाम दिया है कहाँ पे कौन सी चीज़ है। देखो बस कॉन्सेप्ट समझिएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या होता है, दो तीन चीज़ें ध्यान रखो, आप लोग अभी तो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे कि रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है। रुद्रोष्म प्रक्रम वे प्रक्रम है जिसके अंदर आप प्रोसेस को हीट नहीं देते हो, गर्म नहीं करते हो, है ना। अब देखो माना कि इसको डायग्राम को एक बार साइड करो, माना कि ये कंटेनर है ना, और इस पे पिस्टन लग रहा है ना, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है ना। और अगर आप ये चाहते हो कि ये गैस का आयतन, हमारे पास क्या है, V1 आयतन है गैस का, है ना। अगर आप चाहते हो कि गैस का आयतन बढ़ जाए मतलब ये कि ये यहाँ से ये इस अवस्था में चला जाए, है ना, और आयतन क्या हो जाए, V1 से हमारे पास क्या हो जाए, V2 हो जाए, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा तभी तो बढ़ेगा। तो क्या होगा वो चीज़, एक तो ये कि मैं इसको गर्म कर दूँ मतलब क्या कर दूँ, इसको हीट दे दूँ, ऊष्मा दे दूँ, और जो जैसे ही ऊष्मा दूँगी मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, और मॉलिक्यूल ऊर्जा करके क्या करेंगे, उछल कूद करेंगे, और उस उछल कूद की वजह से गैस जो है, गैस को गर्म करेंगे। तो क्या, दूध को देखा होगा आपने, सिंपल सी बात है, दूध को ढक दिया, दूध को ढकने के बाद जब मैं गर्म करती हूँ तो गैस ऐसे उबल के वो उफान आता है उसके अंदर, और आयतन क्या होता है, गैस का आयतन, दूध का आयतन पहले कम था, उफान की वजह से आयतन बढ़ जाता है। लेकिन अब इस प्रोसेस में मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ तो ये जो चीज़ मैंने की है वो रुद्रोष्म प्रक्रम है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में मतलब मैंने उसको क्या है, किसी भी प्रकार से गर्मी नहीं दी, है ना, गर्म नहीं किया। तो आयतन कैसे बढ़ेगा कि ये बेचारे मॉलिक्यूल है ना, खुद ही लड़ने लग जाएंगे, खुद ही एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे, और इनकी जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी इनकी एनर्जी है ना, ये क्या करेंगे, ये नए मतलब लड़ाई करके आयतन बढ़ाने में लगा देंगे, है ना। तो आयतन बढ़ जाएगा इसका, है ना। तो अब क्या होगा, रिजल्टेंट हमारे पास क्या रहेगा कि भाई इन अणुओं की जितनी ऊर्जा थी, ये तो इन्होंने मतलब, जिसको अणुओं की ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, आंतरिक ऊर्जा, है ना। इन अणुओं की जो ऊर्जा है उनको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी।
इन अणुओं की जितनी भी आंतरिक ऊर्जा थी, इंटरनल एनर्जी थी, वो सारी की सारी तो इन्होंने क्या कर दी, इस आयतन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में लगा दी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अणु खुद तो ठंडे हो जाएंगे ना, मतलब समझे आप लोग कि भाई जितनी भी ऊर्जा थी इनकी वो तो इन्होंने लड़ाई करने में, मतलब इंट्रैक्शन करने में और आयतन बढ़ाने में लगा दी, तो खुद क्या हो जाएंगे, ये ठंडे हो जाएंगे। इनकी आंतरिक ऊर्जा यहाँ पर अच्छी थी, ज़्यादा थी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो यही तो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि चीज़ें, गैस जो है उसका द्रवण करना है। द्रवण कब होगा, जब वो ठंडी होगी तभी तो वो द्रव में परिवर्तित होगी ना, तो हम उनको ठंडा ही तो करना चाहते हैं। तो ये इसी सिद्धांत पे आधारित है। अब क्या किया है देखना एक बार। सबसे पहले गैस को हम क्या करते हैं, 200 ATM जो पहले वाली कंडीशन थी, और CO2 और प्लस नमी रहित अवस्था में हम क्या करते हैं, गैस को इसमें डाल देते हैं, कंप्रेस करके, संपीड़ित करके। जब गैस को डालेंगे तो वो यहाँ आएगी, है ना। और यहाँ आ जाने के बाद गैस के पास ना दो रास्ते हैं। देखो, दो रास्ते हैं गैस के पास। ये यहाँ तक आई गैस, फिर उसके बाद यहाँ आई। एक तो वो यहाँ जा सकती है और एक यहाँ जा सकती है ना। तो माना कि कुछ अमाउंट में गैस तो इधर चली गई, कुछ अमाउंट में गैस जो है ये ए लिखा है, ये कुछ अमाउंट में गैस इधर चली गई। इधर जाने के बाद क्या है, ये वही सिस्टम है जो मैंने इधर बताया था, रुद्रोष्म सिस्टम। देखो दिख रहा होगा, बहुत गंदा बनाया मैंने। इस तरीके से ये पिस्टन लग रहा है ना। और ये कौन सा है, रुद्रोष्म है। रुद्रोष्म या फिर मैं बोल दूं एडियाबेटिक है ना। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ गैस आएगी, ये गैस के अणु यहाँ आ जाएंगे, है ना। अभी गैस के अणु बेचारे कहीं जा नहीं सकते, ये क्या करेंगे, ये गर्म है, ये गैस के मॉलिक्यूल में बहुत अभी मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनल एनर्जी है इनकी। तो ये क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे आपस में। तो ये आयतन पहले कम था, अभी क्या करेंगे, इस आयतन को इंक्रीज कर देंगे, है ना। आयतन को इंक्रीज कर दिया, फिर क्या होगा, ये ठंडे हो गए, इनकी आंतरिक ऊर्जा कम हो गई, क्योंकि इनकी जो आंतरिक ऊर्जा थी तो आयतन बढ़ाने में काम आ गई। फिर ठंडे होकर ये यहाँ आएंगे, फिर ये यहाँ आएंगे, फिर ये इस पाइप में जाएंगे, है ना। ये यहाँ आ जाएंगे, है ना हमारे पास, है ना। जब ये इसमें आएंगे तो इसमें आ जाने के बाद, मतलब यहाँ पे ऐसे बना रखा है डायग्राम में, फिर ये यहाँ से आने के बाद क्या होने लग जाएंगे, ऊपर जाने लग जाएंगे। मतलब इसको यहाँ नहीं जोड़ रखा है, ये यहाँ आएंगे, ठीक है। फिर ये गैस के अणु यहाँ से गति करके यहाँ ऊपर जाना शुरू करेंगे, है ना, और ऊपर जा रहे होंगे ये आराम से मस्त अपने, है ना। अब क्या हो रहा है, कुछ गैस के अणु ए गैस के अणु तो इधर आए थे, कुछ गैस के अणु इधर आए होंगे, है ना। ये तो इधर से आके ठंडे हो गए, है ना, जबकि इधर वाले जो है वो तो अभी भी क्या है, गर्म है ना। तो ये गर्म वाले इन ठंडे वालों के क्या कांटेक्ट में आएंगे, है ना। अब गर्म और ठंडे कांटेक्ट में आएंगे तो साम्यावस्था स्थापित करना चाहेंगे। ये ठंडे वाले और ये गर्म वाले अपनी ऊष्मा को इनको दे देंगे, तो ये भी थोड़े ठंडे हो जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, बार बार दोहराते जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, फाइनली हमें जो गैस के अणु हैं वो कैसे मिलेंगे, द्रव अवस्था में मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे और फिर हमको द्रव अवस्था में मिल जाएंगे। देखो आप लोग डायग्राम देख सकते हो। सबसे पहले KLM से हमने क्या किया है, गैस को प्रवाहित किया है। किस दाब पर, प्रेशर 200 ATM प्रेशर पर गैस CO2 और मतलब और हमारे पास जो हमारी जो वायु है, मतलब जो भी है वायु, वो नहीं है इसके अंदर। ऐसे हमने इसको प्रवाहित किया। फिर प्रवाहित करने के बाद हमने क्या किया कि दो तरीक़ों से जा सकती है। एक तो N जो लिखा हुआ है उस सिलेंडर में से होके चली गई, तो रुद्रोष्म प्रक्रम हो रहा है, वहाँ पे ठंडी हो गई गैस। फिर ये दूसरी हमारे पास है कि ये जो M और Q है ना, वहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। तो अब नीचे की तरफ आ रही होंगी तो ये उस यहाँ से ऊपर जाने वाली गैस में से क्या हो जाएगी, ठंडी होने लग जाएगी। और इस प्रोसेस को हम कब तक दोहराएंगे, जब तक कि हमें द्रवित अवस्था में गैस नहीं मिल जाती, तब तक हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, दोहराते जाएंगे, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा एक मेथड होता है अनुचुंबकीय पदार्थ के रुद्रोष्म विचुंबकन द्वारा निम्न ताप पर उत्पादन। देखो बड़ा कठिन नाम है ना इसका, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जितने भी हमारे पास अनुचुंबकीय, देखो देखो मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को कि ना, अनुचुंबकीय पदार्थ, देखो ध्यान रखिएगा, जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे थोड़े से गर्म होते हैं, है ना। देखो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब जिनमें चुंबकत्व होता है ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ, या फिर जिसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, है ना। जो होते हैं ना उनमें क्या होता है, तापमान तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब थोड़े से गर्म होते हैं, है ना। दूसरा ये इनकी एंट्रोपी जो होती है ना, वो थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि चुंबकत्व है। चुंबकत्व कब होता है, आप जाके पढ़िएगा, है ना। तो आप चुंबकत्व 11वीं-12वीं से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता लगेगा इनका एंट्रोपी थोड़ी कम होती है। दूसरा ऐसे पदार्थ जिनमें चुंबकत्व नहीं है, मतलब अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय नहीं, अचुंबकीय है,
अचुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनमें मैग्नेटिज्म क्या है, नहीं होता। अचुंबकीय पदार्थ जो है हमारे पास, जिनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अनमैग्नेटाइज्ड है ना, अनमैग्नेटाइज्ड। इनमें क्या होता है, तापमान थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है ना, और एंट्रोपी जो होती है इनकी थोड़ी सी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है ना। ये कॉन्सेप्ट है ना। अब क्या रहता है, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि जब अनुचुंबकीय पदार्थों का विचुंबकत्व किया जाता है ना, अनुचुंबकीय पदार्थों का, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उनको, उनका विचुंबकत्व मतलब ये कि अनुचुंबकीय हमको अचुंबकीय में हम परिवर्तित जब हम इनको करते हैं, है ना, तो इनका तापमान देखो, इसका तापमान ज़्यादा है, इसका तापमान कम है, तापमान कम हो जाता है ना। और देखो द्रवण के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ठंडा ही तो करना है ना द्रवण के लिए, हम यही तो चाहते हैं कि तापमान कम हो जाए द्रवण करने पर, द्रवण के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों को क्या करते हैं, विचुंबकत्व कर देते हैं, उनका तापमान हम कम करना चाहते हैं। और तापमान कम होगा तो तापमान कम होने का रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, तापमान कम होने का रिजल्टेंट हमें मिलेगा लिक्विफिकेशन, द्रवण, है ना, समझे आप लोग। तो हम यही तो चीज़ें चाहते हैं कि हम तापमान को बढ़ा दें, तापमान को कम कर दे, विचुंबकत्व ले आए। तो हमारी मेन हेडिंग ये है, अनुचुंबकीय पदार्थों के विचुंबकत्व के द्वारा क्या करना है आप लोगों को, ठंडा करके लिक्विफिकेशन लेना है। तो देखो क्या करा है, सबसे पहले तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ds बराबर होता है हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, CB dt बट बाई टी प्लस एप्सिलॉन नोट V डेल m बाई टी बी डी बी के बराबर होता है। याद रखिएगा कृपा करके। देखो ये जो सिद्धांत है, इसमें जो m है वो हमारे पास क्या है, चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है। V जो है वो आयतन है, एप्सिलॉन नोट है वो निर्वात में पारगम्यता है या फिर परमिएबिलिटी इन वैक्यूम है। Cb जो है ये हीट कैपेसिटी है, 11th-12th में C पढ़ा होगा आपने, Cp और Cv पढ़ा होगा। अब ये आपका नया आया है, Cb स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में निकाय की ऊष्माधारिता है। अब क्या रहता है, देखो ध्यान रखिएगा, डेल m बाई डेल टी बी जो टर्म है उसका मान हमें हमेशा क्या मिलता है, ऋणात्मक मिलता है ना। अब क्या करोगे आप, रुद्रोष्म प्रक्रम जब आप करोगे, उत्क्रमणीय और रुद्रोष्म प्रक्रम आप करोगे तो आपको डेल एस का मान आपको 0 मिलेगा और डेल बी का मान आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, है ना। जब आपको इनका मान निगेटिव मिलेगा तो डेल एस आपके पास 0 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो डेल टी बाई टी की वैल्यू आपको कितने मिल जाएगी, माइनस एप्सिलॉन वी अपॉन सी बी, डेल एम बटा डेल टी बी आपको मिल जाएगी एंड डेल बी आपको मिल जाएगी। अब क्या किया मैंने, इनको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, तो डेल टी बाई डेल बी एस मुझे मिल गया माइनस एप्सिलॉन नॉट टी वी अपॉन सी बी डेल एम बटा डेल टी बी के मुझे बराबर मिल गया, है ना। ये चीज़ मुझे इसके बराबर मिल गई। अब देखो कॉन्सेप्ट जो समझने का है, समझने का ये है कि जैसे जैसे आप देख पा रहे होगी, ये इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन है उसके पहले की जो इक्वेशन है उसका आधार क्या हो रहा है कि ना हमारे पास डेल टी बाई टी का मान हमें क्या मिला है उस इक्वेशन में। देखो डेल टी बाई टी आपके पास माइनस एप्सिलॉन वी करके डेल एम बटा कुछ टर्म के बराबर है। इसका मतलब पीछे के टर्म तो छोड़ो, लेकिन डेल टी बाई वी का मान आपके पास क्या है, नेगेटिव है ना। डेल टी बाय टी का मान आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब आपके पास डेल टी भी क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव ही मिलेगा। डेल टी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो जब आप क्या करोगे, रुद्रोष्म प्रक्रम से गुजारोगे, रुद्रोष्म प्रक्रम से जब आप किसी भी चीज़ को गुजारोगे, इसका अर्थ ये निकलता है कि जब आप रुद्रोष्म प्रक्रम से किसी भी तत्व को गुजारोगे तो उसका क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम हो रहा है तो हम यही चाहते हैं तापमान कम हो जाए। तो मतलब जब आप किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को रुद्रोष्म प्रक्रम से गुजारोगे तो अभी जो डेरिवेशन हमने देखा उसके आधार पर तापमान कम होगा। तापमान कम होगा मतलब वो विचुंबकत्व होता जाएगा और उसका तापमान कम होगा मतलब वो लिक्विफिकेशन करता जाएगा, है ना। ये हमने पढ़ा अभी तो। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी से हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं, समतापीय चुंबकत्व की हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्या करना है आप लोगों को, ये सबसे पहली जो इक्वेशन है यहाँ पे dt आपके पास 0 हो गया, मतलब सी बी डी टी बाई टी की टर्म क्या हो गई आपके पास, कैंसिल आउट हो गई, है ना। तो आपको क्या मिल गया देखना, ध्यान रखिएगा, टी डेल एस, ये जो नीचे वाला टी डेल एस है, ये इस तरीके से आपको ये इक्वेशन आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। मतलब
देखो टी डेल एस की टर्म हमने क्या किया है, देखो पूरी इक्वेशन को इन्होंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ध्यान रखना। ये जो पहली इक्वेशन है ना, डी एस इक्वल्स टू सी बी डेल टी बाई टी प्लस एप्सिलॉन वी वी डेल एम, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हमने क्या कर दिया, टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो टी से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या बच जाएगा, एक बार नोटिस कीजिएगा। मेरे पास मुझे मिल जाएगा डेल एस टी इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा सी बी डी टी बाई टी मल्टीप्लिकेशन में टी प्लस मुझे मिल जाएगा एफ साइलेंस वी टी डेल एम बाय डेल टी बी डेल बी, ये मिल जाएगा मुझे, सॉरी बी डेल बी मुझे मिल जाएगा, है ना। ये इक्वेशन मुझे मिल गई, मैंने टी से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने समतापीय प्रक्रम कर दिया। समतापीय प्रक्रम का मतलब होता है डेल टी मुझे बराबर मिल गया 0 के। अब मुझे समतापीय प्रक्रम करते ही डेल टी बराबर 0 मिल गया, इसका मतलब ये वाला जो डेल टी है ये मुझे 0 मिल गया, है ना। तो ये इसके 0 होते ही पूरी टर्म क्या हो गई मेरे पास, कैंसिल हो गई, है ना। तो मुझे फाइनली क्या मिल गया, मुझे ये इक्वेशन मिल गई, है ना। मुझे डेल एस बराबर मिल गया एप्सिलॉन वी टी, और इस तरीके से मुझे इसके बराबर मुझे मिल गया। अब ध्यान रखिएगा हमारे पास क्या रहता है, हमारा जो डेल वी है ना, हमारा जो डेल बी है वो हमेशा हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है ना। ये जो हमारा डेल बी है ये हमें हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ये जो है ये हमेशा क्या मिलता है, हमें नेगेटिव मिलता है ना। तो अगर आप जैसे 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 ये हमें हमेशा पॉजिटिव मिलता है, ये आपके पास नेगेटिव मिलता है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, देखो इसको यहाँ ले जाते हैं, टी डी एस मुझे बराबर मिल गया किसके, इस इक्वेशन के बराबर मिल गया, है ना। और जैसे 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 मैं ये मान बढ़ाऊंगी, डी बी का मान मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगी तो क्या हो गया, माना कि भाई इन चीज़ों को कैंसिल आउट करते, इन चीज़ों को हटा देते, माना डेल एम बाई डेल टी, बी का मान मुझे मिल रहा है 5 -5, क्योंकि हमेशा नेगेटिव में होता है ना। और डेल बी का मान मैंने ले लिया 50। देखो मैं तो इसे समझाने के लिए यूज में ले रही हूँ, दिल पे मत ले लेना इनको, है ना। तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट वी टी 5×5 मतलब -250, आगे माइनस ले जाऊँ तो मुझे डेल एस का मान मुझे क्या मिल गया, नेगेटिव में मिल गया। मतलब समझे, मतलब ये कि जैसे जैसे बी का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बी का मान बढ़ता जाएगा, 50 का 60 ले लूँगी मैं, अगर मैंने 50 की जगह 60 ले लिया, तो जैसे जैसे बी का मान बढ़ता जाएगा, इस नेगेटिव साइन की वजह से डेल एस हमारे पास क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे बी इंक्रीज होता जाएगा, एंट्रोपी जो है वो मेरे पास क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, है ना। अभी मैंने आपको ऊपर एंट्रोपी का भी कॉन्सेप्ट लिखा था कि अचुंबकीय पदार्थों में एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो इसका रिवर्स प्रोसेस हम कर सकते हैं, तो यही किया है। देखो क्या करते हैं हम लोग, अब इस ग्राफ को देखो एक बार। इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे जो नीचे वाला ग्राफ है, जहाँ पर मैंने खुद ने लिखा है बी इक्वल्स टू 0, मतलब चुंबकीय क्षेत्र मैंने क्या अप्लाई नहीं किया है। तो चुंबकीय क्षेत्र जब मैंने अप्लाई नहीं किया है, ये समतापीय प्रक्रम के लिए ग्राफ है ना, जब मैंने चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई नहीं किया है तो देखो आपको एंट्रोपी क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, और तापमान क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। एंट्रोपी ज़्यादा, तापमान कम, ये हो गया हमारे पास अचुंबकीय पदार्थों के लिए जिनमें चुंबकत्व नहीं है। दूसरा जो है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रख रखा है, वहाँ पे आपको एंट्रोपी ज़्यादा मिल रही है ना, और एंट्रोपी कम मिल रही है, सॉरी एंट्रोपी कम मिल रही है और तापमान ज़्यादा मिल रहा है, ये चुंबकीय पदार्थ। देखो तो मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि जो आपकी एंट्रोपी जो होती है उसमें क्या हो रहा है, देखो जहाँ पर आपकी टेम्परेचर जहाँ पर आपको कम मिल रहा है ना, वहाँ पर तो आपको एंट्रोपी क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। और जहाँ पर आपको आपका टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पर आपको क्या मिल रही है, एंट्रोपी जो है वो आप लोगों को क्या मिल रही है, कम मिल रही है ना। तो इसके बेसिस पे आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, इस सिस्टम को आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो इस सिस्टम को डाला जाता है समतापीय प्रक्रम में, है ना। जब आप सिस्टम को समतापीय प्रक्रम से गुजारोगे तो समतापीय प्रक्रम से गुजारने पर क्या करते हो, हीलियम गैस जो रहती है उसके थ्रू आप उसको बाहर की तरफ विनिमय करते रहते हो, बाहर की तरफ उसको पहुंचाते रहते, मतलब ठंडी हीलियम गैस जो रहती है वो बाहर कंटेनर में घूमती रहती है और समतापीय प्रक्रम आप करते हो। तो जिसकी वजह से क्या रहता है, जो अंदर भरे हुए जो मॉलिक्यूल्स थे वो मतलब अनुचुंबकीय पदार्थों के मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, है ना। उसके बाद इसी प्रक्रम को फिर क्या करते हैं हम, देखो इसको फिर क्या करते हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम से गुजारते हैं। देखो रुद्रोष्म से जब इसको गुजारा जाता है तो देखो रुद्रोष्म का डेरिवेशन ये था हमारे पास, जब हम एडियाबैटिक से गुजारते थे तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ क्या हो रहा है, आपके पास डेल्टी का मान मतलब टी इंक्रीज होने के बाद आपके पास डेल्टी का मान क्या है, निगेटिव आ रहा है, कम हो रहा है। मतलब रुद्रोष्म प्रक्रम से गुजारोगे सिस्टम को तो आपके पास टेम्परेचर का मान कम होता हुआ मिलेगा, और हमारे द्रवण के लिए यही जरूरी है कि आपको क्या होता मिले, डेल्टी का मान जो है वो आपको कम होता हुआ मिले। तो आपके पास क्या हो
जाएगा, द्रवण हो जाएगा, इसकी बात कर रहे थे, है ना। तो ये मेथड आप यूज में ले सकते हैं। आपके मेथड्स कंप्लीट हो गए। अब एक बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रांतिक टेम्परेचर्स क्या होते हैं, मतलब क्रिटिकल फिनोमिना क्या होते हैं, बताया था मैंने आपको। और उसके बाद हमने क्या किया था, वॉन डेर वाल इक्वेशन भी मैंने आपको बताई थी क्या होती है ना। तो हम इनके बीच में क्या करें, एक टाइप की मतलब एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू, इससे रिलेटेड हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वो है क्रिटिकल फिनोमिना इन द वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, क्रांतिक घटना तथा वॉन डेर वाल समीकरण। देखो क्या रहता है आपके पास, क्रांतिक घटना का हम वॉन डेर वाल समीकरण से रिलेशन पढ़ रहे हैं कि हमें क्या क्या इफेक्ट मिलने वाले हैं। तो देखो आपके पास वॉन डेर वाल इक्वेशन होती है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट बन v माइनस बी इक्वल्स टू आपके पास RT के बराबर होता है। ये आपकी क्या है, वॉन डेर वाल समीकरण है ना। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जिसको को खोल दोगे आप, तो आपको पीवी माइनस पीबी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू RT आपको मिल जाएगा। वी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो मुझे एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी पी वी क्यूब माइनस पी बी स्क्वायर प्लस ए वी अब माइनस ए बी इक्वल्स टू RT वी स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। अब मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, पी से मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। जब मैंने इस इक्वेशन को पी से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, v की पावर क्यूब माइनस बी वी स्क्वायर माइनस RT वी स्क्वायर अपॉन पी प्लस बी ए बी अपॉन पी माइनस ए बी अपॉन पी इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 0 के। इस इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करने पर मुझे एक क्यूबिक समीकरण मिल गई। क्यूबिक समीकरण क्या होती है पता है, ऐसी समीकरण जिसमें क्या किया, सबसे पहले जो इक्वेशन है वो तो क्यूब के फॉर्म में, देखो ए मतलब हमने v को उसकी घटती हुई पावर के क्रम में लिखा है। सबसे पहले v क्यूब, फिर v स्क्वायर, फिर v, और फिर बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है उस, मतलब हमने इस क्रम में लिखा है। तो सबसे पहले v क्यूब वाला लिखा माइनस v स्क्वायर लिखा, v स्क्वायर b प्लस RT अपॉन p प्लस v a अपॉन p माइनस a b अपॉन p इक्वल्स टू मुझे क्या मिल गया है, 0 के बराबर मुझे मिल गया है ना। ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे, इस इक्वेशन के बेसिस पे मैंने दाब और आयतन के बीच में एक ग्राफ बनाया। ये जो ग्राफ है ये कहलाता है वॉन डेर वाल्स गैसों के लिए, वॉन डेर वाल समीकरण के लिए समतापी वक्र मेरे पास कहलाता है, आइसो थर्मल ग्राफ ऑफ वॉन डेर वाल्स इक्वेशन कहलाता है ना। अब देखो इसमें पुराने ग्राफ की तरह जो आपको मैंने एक ग्राफ बताया था, आपको याद हो तो CO2 के लिए मैंने आपको आइसोथर्मल का एंड्रयूज का ग्राफ बताया था, है ना। ये वैसा नहीं है, ये अलग तरीके का ग्राफ है। और देखो आप एक बात देख सकते हो कि CO2 के लिए ये ग्राफ बनाया है। और यहाँ पर आप लोग एक चीज नोट कर सकते हो कि आपको एक तो लहरदार नीचे, सबसे नीचे वाला जो ग्राफ है, जो QTRQ आपको मिला, UTRQ आपको मिला है, लहरदार जो ग्राफ मिला है उसको आपको 3 स्टेजेस मिल रही है। तो U पे, एक S पे और एक Q पे, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे ताप बढ़ता जा रहा है, लहरदार जो ग्राफ है वो एक सीधे ग्राफ में क्या होता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है ना। फिर उसके बाद क्या है, एक पॉइंट है, जब क्रांतिक ताप जो आपका पॉइंट है, क्रांतिक ताप है आपका 31.1 डिग्री सेल्सियस जो आपका क्रांतिक ताप है, उस पे आपको एक एक्स बिंदु मिला है, जहां पर आपको उस एक्स बिंदु पर आपको ये क्यू एस और यू जो है पॉइंट, तीनों एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे, है ना, एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिल रहा है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो आपका मेन चीज है आज की, वो ये है कि क्रांतिक स्थिरांकों तथा वॉन डेर वाल स्थिरांकों का परिकलन हमको करना है ना। तो देखो क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट इन वॉन डेर वाल कांस्टेंट। देखो क्या होता है, जो भी एक्स बिंदु अभी आपको मिला था, है ना, उस एक्स बिंदु पर आयतन के तीनों मान समान होते हैं। मतलब मैंने आपको बताया वो 3 जो मान नीचे सेपरेट मिल रहे थे, वो आपको क्या मिलते हैं, समान मिलते हैं। इसका मतलब वो क्रांतिक ताप पर आयतन है। देखो क्रांतिक ताप पर आयतन है, एक बार देखना, क्रांतिक ताप क्या है, 31.1 है, और क्रांतिक ताप पर x जो है वो क्रांतिक ताप पर आयतन है। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, हमारे पास क्रांतिक आयतन कहलाएगा। इसका मतलब जो हमारा v है वो किसके बराबर हो गया, vc के बराबर हो गया, है ना। तो v माइनस vc का क्यूब, मैंने इसको क्यूब कर दिया लेकर, तो v माइनस vc का क्यूब इक्वल्स टू मुझे 0 मिल जाएगा। इसको जब हम क्यूबिक समीकरण जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस b की पावर क्यूब हमारे पास कैसे खुलती है, वैसे ही हम इसको भी ओपन करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, a क्यूब लिखते हैं तो v क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर लिखते हैं हम, तो वही करेंगे 3vc v स्क्वायर प्लस 3vc स्क्वायर v माइनस v क्यूब होता है तो माइनस vc की पावर क्यूब, हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। फिर अभी जो हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी, जो हमें एंड में मिली थी, देखो जो हमें अभी एंड में वो इससे पहले वाले डेरिवेशन में मिली थी, जो
जो इस इक्वेशन की एन समीकरण जो हमें मिली है, हमें इस समीकरण से उस क्यूबिक जो हमें नई समीकरण मिली है उससे कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या किया, कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर करने में देखो v3 से v की पावर 3 से v की पावर क्यूब, मतलब v क्यूब से v क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 3vc जो है वो आपके पास किसके बराबर मिल जाएगा, b प्लस आर टीसी अपॉन टीसी के आपको बराबर मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद आपका जो v से v कैंसिल आउट हो गया और 3vc की vc स्क्वायर जो है वो आपको a अपॉन pc के आपको बराबर मिल जाएगा। तो 3vc स्क्वायर जो है वो a अपॉन pc के आपको बराबर मिल गया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि अब आपका जो VC का क्यूब है उसमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो VC का क्यूब जो है वो AB अपॉन PC के आपको बराबर मिल गया। अब इस इक्वेशन से मैंने क्या किया है, इक्वेशन C को मैंने B से डिवाइड कर दिया। जो मैं इक्वेशन C को B से डिवाइड करूंगी तो देखो 3VC की पावर क्यूब और VC स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, VC स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, VC/3 हमें किसके बराबर मिल जाएगा, A अपॉन VC भी कैंसिल आउट हो गया, तो VC/3 मुझे बराबर मिल गया किसके, B के बराबर मिल गया, और VC जो है वो हमें बराबर मिल गया 3B के मुझे बराबर मिल गया, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी VC की वैल्यूज को मैंने इक्वेशन बी में क्या कर दिया, पुट कर दिया। ये जो VC की वैल्यूज थी मेरे पास, VC की जो वैल्यूज की 3B जो थी उसको मैंने क्या कर दिया, 3B की वैल्यूज को मैंने किसमें पुट कर दिया, इक्वेशन बी में। इस इक्वेशन बी में मैंने इसको क्या कर दिया, VC की वैल्यूज को इक्वेशन बी में पुट कर दिया। तो VC की जगह, VC स्क्वायर की जगह मैं 3B स्क्वायर लिख दूं, तो मैंने यही चीज की है। जब मैं उसको इक्वेशन बी में पुट करूंगी तो मुझे ये नई इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिलेगी, PC इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा A अपॉन 3VC का स्क्वायर, A अपॉन 3VC की जगह में 3B लिख दिया, तो 3B स्क्वायर मुझे मिल गया। उसके बाद PC हमें बराबर मिल गया A अपॉन 27B स्क्वायर मुझे मिल गया। PC है, PC हमारे पास क्या है, क्रिटिकल प्रेशर है, क्रांतिक दाब कहलाता है, वो हो गया हमारे पास। उसके बाद मैंने क्या किया, इस PC की वैल्यूज को और VC की वैल्यूज जो हमें 3B मिली थी उनको मैंने इक्वेशन A में पुट कर दिया, है ना। ये इक्वेशन A है हमारे पास, 3VC प्लस B प्लस R TC अपॉन PC हमें मिली है। तो इस इक्वेशन में मैंने VC और PC दोनों की वैल्यूज को क्या कर दिया, मैंने पुट कर दिया। जब मैं उनको पुट कर दूंगी तो मुझे 3 इंटू 3B, BC की जगह मैंने 3B लिख दिया, प्लस B प्लस R TC अपॉन A अपॉन 27B स्क्वायर, PC की जगह A अपॉन 27B स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो मुझे फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, TC का मान मुझे मिल जाएगा। TC का मान मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा 8A अपॉन R 27B स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि आपके पास कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर क्रांतिक ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। उसके बाद मैंने इन वैल्यूज को, PC की वैल्यूज को मैंने इक्वेशन A में पुट कर दिया, तो मेरे पास जो हमारे पास B कांस्टेंट जो होता है उसका मान मुझे मिल गया RTC अपॉन 8PC के बराबर मुझे मिल गया। इसके बाद मैंने क्या किया है, इस VC की वैल्यूज को मैंने इक्वेशन A में जब पुट किया तो मुझे A का मान मिल गया, A जो है वो मुझे मिल गया 27 R स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन 27 अपॉन 64 PC के बराबर मुझे मिल गया। अब हम जानते हैं कि VC जो होता है वो 3B के बराबर होता है, तो मुझे यहाँ से B का मान मिल गया, VC/3 के बराबर मिल गया, है ना। अब इसके मान को मैं इस B के मान को, वैल्यू ऑफ B को मैं वैल्यू ऑफ B को मैं क्या करूंगी, इस B की वैल्यूज को मैं, जो अभी B का मान हमने निकाला था, ये रहा B का मान जो हमें मिला था, B इक्वल्स टू RTC अपॉन 8PC जो मुझे मिला था, तो मैं यहाँ पे B की जगह B का जो नया मान है VC/3 वो लिख दूंगी। ये लिख देने के बाद मुझे VC अपॉन RTC जो है मुझे 3/8 के बराबर मिल गया, और 3/8 आप देख सकते हो 3 भी एक कांस्टेंट है, 8 भी एक कांस्टेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया, एक स्थिरांक हो गया। तो मतलब PC अपॉन RTC जो है वो हमें क्या मिल गया, एक कांस्टेंट मिल गया, और उस कांस्टेंट को हमने नाम क्या दे दिया, ZC हमने नाम दे दिया, जिसको हम बोलते हैं Z जो है हमारे पास, वो हमारे पास कहलाता है क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, या फिर कहते हैं हम इसको क्रांतिक संपीड़ितता गुणांक, हमने जिसको कह दिया, है ना। और इसका मान अभी Z का मान हमें कितना मिल गया, 0.375, 3/8 करेंगे तो 0.375 हमें इसका मान मिल गया। उसके बाद एक बॉयल टेम्परेचर होता है, बॉयल टेम्परेचर TB जो होता है वो आपके पास A अपॉन RB के बराबर होता है ना। तो जब आपने बॉयल टेम्परेचर को और आपके पास TC का मान अभी हमने निकाला, ये रहा TC का मान आपको मिला था ऊपर की तरफ, कहाँ मिला था, TC का मान आपको मिला था, ये रहा क्रिटिकल ताप लिखा हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा हुआ है, TC आपको मिला था
A/R27 के बराबर मिला था। तो इस TC को और हमारा जो बॉयल टेम्परेचर है उनको मैंने क्या किया, कंपेयर किया। तो TB बता, मतलब बॉयल टेम्परेचर में मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर का भाग दे दिया, तो मुझे मिल गया 27/8 मुझे मिल गया, जिसका मान हमें मिल गया 3.375 के बराबर मिल गया। इसका मतलब बॉयल टेम्परेचर TB जो है वो आपको किसके बराबर मिल गया, 3.375 TC के आपको बराबर मिल गया, है ना। थैंक यू सो मच, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। और फॉर मोर रेफरेंस आप लोग बुक पढ़ सकते हो, DR पुरी शर्मा पठानिया एंड AS नेही, SD आनंद, कुंदू एंड जैन, सुदेश आमिता, RC खंडेलवाल, आरमिता NJ वर्दिया। थैंक यू सो मच। फॉर मोर रेफरेंस आप लोग हमारे कॉलेज कॉन्टेक्ट नंबर कर सकते हो एंड ईमेल एड्रेस पे कर सकते हो, या फिर कॉलेज कैंपस में आके आप लोग डिटेल ले सकते हो।